हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो अध्याय 5 है जिसका हेडिंग है सरकार, तो आज हम लोग इसी चैप्टर को देखने वाले हैं। हमने अक्सर सुना है कि सरकार ये काम करेगी, सरकार वो काम कर रही है, या फिर सरकार को ये करना चाहिए। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि आखिर सरकार है क्या, सरकार के कार्य क्या हैं, या फिर सरकार कैसे कार्य करती है, इसके असर क्या हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं। सभी देशों को विभिन्न निर्णय लेने के लिए, कार्य करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय अस्पताल से संबंधित हो सकते हैं, कहाँ पे सड़क बनवाना है, कहाँ पे स्कूल आदि का निर्माण करवाना है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है, या फिर बिजली की आपूर्ति करना है। ये सभी विषय इसमें संबंधित हैं, ये सभी कार्य सरकार के हैं। इसके अतिरिक्त सरकार जो है कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है, जैसे वृद्धा पेंशन देना, विधवा पेंशन, आवास योजना, डाक सेवा, रेल सेवा, ये सभी कार्य सरकार के हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। एवं प्राकृतिक आपदा, जैसे कभी कभी सुनामी आ जाता है, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सब में भी जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी सहायता करने का कार्य भी सरकार का ही है। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। इसके लिए सरकार के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। अब आगे का जो हेडिंग है वो है सरकार के अंग। सरकार के मुख्यतः 3 अंग हैं। इसका जो पहला अंग है इसका नाम है विधायिका। विधायिका जो है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है, यानी कि इसको जनता चुनते हैं। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। विधायिका का कार्य क्या होता है? इसके पास कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है। राज्य के हित में यह विभिन्न प्रकार की नियम और नीतियों को बनाती है। इस विधायिका में कौन कौन से आ गए? संसद और विधानसभा। संसद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पे कानून बनाता है, और विधानसभा राज्य में। इसके बाद हम लोग देखते हैं सरकार का जो दूसरा अंग है वो है कार्यपालिका। यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। अभी हमने पहले विधायिका में ये पढ़ा था कि यह जो है कानून बनाती है, और इसके बाद ये जो कार्यपालिका है, ये विधायिका जो भी कानून बनाया है, जो भी नीतियों को बनाया है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर ही होती है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। सरकार का जो तीसरा अंग है उसका नाम है न्यायपालिका। कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य न्यायपालिका करती है। यह कानून की रक्षा के साथ उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का कार्य भी करती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो यहाँ पे हमने सरकार के तीनों अंगों के बारे में देखा, और आगे इसका जो हेडिंग है वो है सरकार के अंग। अब हमने यहाँ तो देखा कि भाई सरकार के क्या कार्य हैं और वो किन किन अंगों की सहायता से यह सारे कार्य करता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सरकार अपने कार्य किस प्रकार से करती है, यह किन किन स्तरों पर होता है। तो इसलिए सरकार के स्तर के बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई सरकार के कितने स्तर होते हैं। इसमें 3 स्तर हैं। पहला स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है वो है गांव में, शहर में, मोहल्ले में। राज्य स्तर की सरकारें हो गई हमारी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में जो भी सरकारें होती हैं, जो भी राज्य की सरकारें होती हैं वो राज्य स्तर पर होगी। और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे देश में। इसके बाद अगला इसका हेडिंग है वो है सरकार के प्रकार। इसमें फर्स्ट हो गया लोकतांत्रिक सरकार। सरकार का गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि इसमें जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। सरकार को उन आधारों को बताना होता है जिस पर वह अपने निर्णय लेती है। सरकार को यह बताना होता है अपनी जनता को कि उसने जो भी कदम उठाए, जो भी निर्णय लिए, वो कैसे थे, यानी कि वो उनको जनता के सामने उसको प्रस्तुत करना होता है, उनको जवाब देना होता है। सरकार का जो दूसरा प्रकार है वो है राजतंत्रीय सरकार। इसमें सारे निर्णय राजा और रानी लेते हैं। इसके पास एक सलाहकार मंडली होती है।
जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास ही रहता है। अब हम लोग देखते हैं सरकार के तीसरे प्रकार के बारे में, तानाशाही सरकार। इसमें किसी राष्ट्र का शासक सभी राष्ट्रीय शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। इस प्रकार के शासक को तानाशाह कहा जाता है एवं राष्ट्र जो है तानाशाही राष्ट्र कहलाता है। जहाँ का कोई भी शासक है वो राष्ट्रीय शक्ति को अपने हाथ में ले ले तो उस शासक को हम लोग तानाशाह कहेंगे एवं वो जो राष्ट्र है उसको तानाशाही राष्ट्र कहते हैं। इसमें कानून का शासन नहीं चलता बल्कि सरकार के हिसाब से ही शासन चलता है, यानी कि जो वहाँ की सरकार चाहेगी वही करेगी। उदाहरण के लिए उत्तरी कोरिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक सरकार को ही प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हम लोग लोकतंत्र में सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनते हैं और यही प्रतिनिधि जो है मिलकर जनता के लिए जितने भी निर्णय होते हैं वो सारे निर्णय यही प्रतिनिधि लोग लेते हैं। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेते बल्कि खुद से प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उसके बाद वो प्रतिनिधि ही जाके हमारे लिए निर्णय लेते हैं। इसीलिए इसको हम लोग प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है, क्योंकि इसमें जनता लोग ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि जाके जनता के लिए ही शासन करता है और उसके लिए ही कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दिए बिना कोई भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो सकती है। क्वेश्चन में ये कभी कभी आ भी सकता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि सभी वयस्क नागरिकों को जो वयस्क मताधिकार है वो दिए बिना कोई भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो सकती है। इसमें हमारे देश में भी पहले ऐसा नहीं था कि यहाँ के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था। प्रारंभिक दौर में क्या था कि कुछ जो पढ़े लिखे या धनी जो पुरुष लोग थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार था, लेकिन बाद में इसे हटाया गया। इसमें गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को, क्योंकि सबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसके लिए गांधी जी ने इसका विरोध किया और 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेताओं ने भी इसका विरोध किया और उसके बाद हमारे देश में सबों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके बाद इसका जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है महिला मताधिकार आंदोलन। महिला मताधिकार आंदोलन जो है वो विश्व के कई भागों में फैला। महिलाओं ने इसके लिए आंदोलन किया क्योंकि कहीं की भी किसी भी सरकार ने अपनी इच्छा से जनता को शासन नहीं दिया है, उसके लिए लोगों को संघर्ष करना ही पड़ा है। इस आंदोलन को सफरेज मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पे सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार और मूवमेंट का अर्थ तो जानते ही हैं, आंदोलन होता है। 20वीं सदी की शुरुआत में महिला लोग जो थी वो मांग को अपना उग्र ज़्यादा कर चुकी थी क्योंकि उनको भी वोट देने का अधिकार चाहिए था और बहुत सारे लोग जो थे वो उनका मजाक बनाते थे, उपहास करते थे और उन्होंने इन महिला आंदोलनकारियों को सफाग्रेट नाम दिया था। बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हुए तो उस टाइम क्योंकि बहुत सारे पुरुष जो थे वो लड़ाई में चले गए थे और इसलिए महिलाओं को वो सब काम भी करना पड़ा जो कि पुरुषों के थे। ये सब काम महिलाओं ने बहुत ही अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाई और इसको देख के लोगों के मन में जो गलत रूढ़िवादी धारणाएं बनी थी वो सब टूटने लगी। वो उनको लगने लगा कि हाँ, महिलाएं भी पुरुषों की तरह काम कर सकती हैं। तो इसके बाद से धीरे धीरे विचारधाराएं बदली और उसके बाद विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार जो है वो न्यूजीलैंड ने दिया। अमेरिका में भी यह अधिकार 1920 में मिला और इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ये जेटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए इसमें एक होमवर्क भी है आज के लिए कि
आप लोग यह बताएं कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।